नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी का लाइव सेशन नंबर 76। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सेशन नंबर 76 बहुत महत्वपूर्ण खास लाइव सेशन होने वाला है। पहाड़ प्राइम एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने देखा है, आप उसमें खबरें पढ़ते हैं, आप लोग रोज खबरें सुनते हैं। और जयप्रकाश तोमर जी उसके फाउंडर है, आज हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ने वाले हैं कि एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है पहाड़ प्राइम जो सिरमौर का नंबर 1 डिजिटल यानी मीडिया जो खबरें आप तक पहुंचाता है, समाचार के माध्यम से जो आप लोग सुनते हैं, रोज खबरें आप लोग सुनते हैं। हिमाचल की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े चैनल है, लेकिन सिरमौर में एकमात्र ऐसा चैनल है पहाड़ प्राइम जो यूट्यूब पर जिसके 1.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर है। और पहाड़ प्राइम पर ही 1 लाख के करीब फेसबुक जो उनका सोशल पेज है उसमें करीब करीब 1 लाख के करीब उसमें जो है फॉलोअर्स उनके हैं। जी बहुत धन्यवाद जय भाई। और खुशी इस बात की है कि आज की तारीख में आपने एक अलग प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया है, बहुत कम संसाधनों में। और जो फेसबुक दे रहा है उसी को आप लाइव लाइव का अगर उन्होंने ऑप्शन दिया है तो उसके माध्यम से आपने बहुत अलग कार्यक्रम शुरू किया है। क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ ब्लॉग और जो है नाच गाना दिखाना यही हम देखते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, हमारे क्षेत्र के युवा हैं आप और अलग तरीके से कार्यक्रम शुरू किया है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। चलिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने जिक्र किया लाइव सेशन के माध्यम से, जो ये एप्रिसिएशन आपने दिया कि भाई तमाम सारी चीजें जो है लोग सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन उससे कहीं बेहतर तो प्रकाश जी आप कर रहे हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, सिरमौर में ऐसे गिने चुने पत्रकार पत्रकार ही हम देख पाते हैं या मिल पाते हैं, लेकिन सबसे वायरल और सबसे यंग अगर हम बात करें यूथ को लेकर के तो शायद उसमें से आपका नाम सबसे पहले आएगा। और सबसे पहले तो आपको ये भी मैं बधाइयां देना चाहूंगा कि आपका जो प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं यूट्यूब में, आपके 1.5 लाख के करीब आपके सब्सक्राइबर है। जी और आप पहाड़ प्राइम से आप अभी हमारे साथ इस लाइव सेशन के माध्यम से जुड़े हैं, उसमें आपके करीब करीब 1 लाख के करीब आपके फॉलोअर्स है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहाड़ प्राइम एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है सिरमौर के अंदर, तो इसके लिए भी आपको ढेरों बधाइयां। बहुत धन्यवाद जय भाई। चलिए, सबसे पहले तो आपसे ये शुरुआत करते हैं कि परिचय हो जाए आपका थोड़ा सा, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक ऐसा चेहरा जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई लोग हो सकता है कि आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कहीं से जुड़ा हो, हमारे साथ ना जानता हो, लेकिन परिचय आपका बहुत जरूरी है हमारे लिए। जी बिल्कुल। और अभी इतना नाम तो नहीं है जय भाई कि परिचय का मोहताज नहीं हूँ। परिचय बहुत जरूरी है। और अभी हाल फिलहाल में जब मैं दलीप राणा का इंटरव्यू करने गया था तो वहां मैंने अपनी भूमिका में कहा था कि मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो वो शख्सियत वाकई में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम और आप तो अभी परिचय के मोहताज है। तो मेरा नाम जयप्रकाश तोमर है और मैं पांवटा साहिब का अंतिम गांव कहिए, हिमाचल का अंतिम गांव कहिए, किल्लोड़ गांव, कलाथा गांव से हूँ। कलाथा आंजबोझ क्षेत्र में पड़ता है। और जो है सामने बिल्कुल जौनसार बाबर का क्षेत्र है। टोंस नदी हिमाचल और उत्तराखंड को बांटती हुई वहां से बहती है। और कुछ ही दूरी पर आगे जो है यमुना के साथ संगम है, टोंस और यमुना का वहां पर। तो कलाथा गांव से किल्लोड़ में मैं रहता हूँ और इन दिनों पांवटा साहिब से पहाड़ प्राइम चला रहा हूँ। और मैं घर में जो है दो भाई बहन और एक बहन और दो भाई है। मैं सबसे छोटा हूँ। और यही छोटा सा परिचय है। चलिए, आपका परिचय ही बहुत शानदार है, अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत ये करना चाहूंगा प्रकाश जी आपसे कि आज की इस लाइव सेशन के माध्यम से हम तमाम लोगों को आप बताएं कि आप पत्रकारिता में आए, ये आपका एक अपना सपना था, या आप बाय चांस चले गए कि चलो ठीक है पत्रकारिता कर लेते हैं, समाज को देखते हुए कहीं ना कहीं आपके मन में कोई विचार आया। तो ये जो पत्रकारिता का आपने जो शुरुआत की है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आपका ड्रीम था या बाय चांस आप पत्रकारिता में आए? देखिए जय भाई, पत्रकारिता कोई बाय चांस वाला खेल नहीं है। पत्रकारिता में वही आएगा जिसके अंदर पत्रकारिता करने का कुछ जज्बा हो।
ये कोई जेबीटी या फिर टीजीटी या फिर तैयारी करने वाला कोई सिलेबस नहीं है कि घर वालों ने कह दिया कि जाइए जेबीटी कीजिए, घर वालों ने कह दिया तैयारी कीजिए। तैयारी भी अगर पत्रकारिता, जिसके अंदर बचपन से जुनून है पत्रकारिता का, वो अगर तैयारी करने भी जाएगा और किसी विभाग में उसका सिलेक्शन भी हो गया, तो वहां पर जाकर भी वो पत्रकारिता ही करेगा, वो गलत नहीं देख पाएगा, वो आवाज उठाएगा ही उठाएगा। आज की तारीख में हम देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में होता है, फिर चाहे पुलिस महकमे में है, टीचिंग लाइन में है, तो वहां पर कई चीजें गलत होती है। लेकिन इंसान जब सरकारी नौकरी में चला जाता है तो बंध जाता है। एक हिसाब से मैं कहूंगा, मेरे कई सरकारी कर्मचारी जुड़ेंगे, वो बुरा मानेंगे, लेकिन बुरा मानेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उदाहरण जरूर दूंगा कि जब आप सरकारी विभाग में चले जाते हैं तो आप सरकार के गुलाम हो जाते हैं। आप कितना ही आपके साथ गलत क्यों ना हो रहा हो, आपको आप आवाज नहीं उठा पाते हैं। पुलिस महकमा देख लीजिए, कोई यूनियन नहीं है, कोई आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मीडिया में बाइट तक नहीं दे सकता है। और यही वजह है कि आज की तारीख में मानसिक रूप से वो परेशान रहते हैं। खैर, पत्रकारिता की शुरुआत जय भाई यहाँ से हुई कि मेरे जो पिता हैं वो राजनीति के बहुत शौकीन है। टेलीविजन में समाचार हम अक्सर सुना करते थे जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो डीडी न्यूज और डीडी नेशनल उस वक्त दो चैनल आते थे। तो स्कूल से जब मैं लौटता था तो देखता था वो कि वो समाचार सुन रहे हैं। उस समय डीडी न्यूज में आधे घंटा इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, आधे घंटे हिंदी का जो है बुलेटिन आता था। तो जाहिर है वो देखते रहते थे, तो टाइम पास के लिए मैं भी बैठ जाता था। हम देखते थे, अशोक श्रीवास्तव हो, नीलम जो एंकर जानी मानी डीडी न्यूज की रही है वो हो, तो उनको मैं देखता था। और फिर देखते देखते ये बना कि मुझे लगता था कि काश मैं भी इन लोगों की तरह न्यूज पढ़ सकूं। और फिर स्कूल में आपको पता है कि हमारे और आपके समय में, अब तो मुझे मालूम नहीं, कि हाउस बने होते होते थे, तो फिर बारी लगती थी न्यूज पढ़ने की और जीके के सवाल पूछते थे मॉर्निंग असेंबली में, प्रार्थना में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो जब मेरे हाउस की ड्यूटी लगती थी कि अगले दिन आपने न्यूज सुनानी है, तो मैं जाता था। बाकी लोग क्या करते थे कि बाकी जो बच्चे थे वो क्या करते थे कि स्कूल जाएंगे तो टीचर हमारा जो होते थे, वो टीचर ही अखबार उठाकर और टिक मारते थे कि ये हेडलाइन आपने पढ़नी है प्रार्थना में। लेकिन मेरा क्या था कि जब मुझे बताते थे तो मैं एक दिन पहले जाकर जो डीडी न्यूज में नीचे एक पट्टी चलती थी, क्योंकि कई बार आधा घंटा इंग्लिश के समाचार चलते थे, अंग्रेजी हमारी सरकारी स्कूलों की कमजोर होती है। तो नीचे जब वो पट्टी चलती थी न्यूज की, तो उसमें से उतार के मैं खुद अपने हिसाब से हेडलाइन बनाता था, अपने हिसाब से न्यूज जो मुझे लगती थी सुनानी चाहिए वो न्यूज लिखता था। और फिर अगले दिन जाकर किसी भी अध्यापक से नहीं पूछता था कि आज मेरी बारी है, मुझे हेडलाइन टिक करके दीजिए। मैं खुद फिर वहां से पढ़ना शुरू कर देता था। तो अच्छा लगता था टीचरों को कि अलग तरीके से पढ़ता है, बाकियों की तरह अखबार उठाकर नहीं पढ़ता है। फिर 12वीं हुई और 12वीं के बाद मुझे मेरी इच्छा थी कि पत्रकारिता में जाऊं। पत्रकारिता के बारे में पूछता रहता था लोगों से, लेकिन क्षेत्र में कोई पत्रकारिता का स्टूडेंट या कोई पत्रकार नहीं था उस वक्त। सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था। घर वालों से बात करता था, घर वाले कहते थे कि ये कौन सी फील्ड है, इस फील्ड में तो हमने आज तक सुना नहीं कोई, और इसके लिए तो शहर में जाना पड़ेगा, गांव में होती नहीं है, शहर में होता है। और उस वक्त आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि सरकारी कॉलेजों में मुझे लगता है कि उस वक्त नाहन या फिर नजदीक कहीं पर नहीं होती थी पत्रकारिता की पढ़ाई। तो फिर 12वीं के बाद मैं ग्रेजुएशन करने गया पाउंटा साहिब में, वहां से ग्रेजुएशन की। वहां पर भी जो है इलेक्शन होते थे उस समय, छात्र संगठन के इलेक्शन होते थे, तो सीआर का चुनाव लड़ा, भाषण देता था मैं वहां पर। और भाषण देता था तो बोलने का वहीं से रहता था कि मैं अच्छा बोलता हूँ, या लोग कहते थे अच्छा भाषण देता है। तो फिर जो है बीए के बाद भी आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं थी आगे पढ़ने के लिए। तो फिर मैं एक साल के लिए मैनकाइंड कंपनी, जो इस वक्त बद्रीपुर से अंदर एक सड़क जाती है, वहां पर मैनकाइंड है अभी भी कंपनी, एक यूनिट 2 है शायद वो। तो वहां पर गया, वहां मैंने तकरीबन 1.5 साल तक फैक्ट्री में काम किया। वहां अंदर पैकिंग की साथ में एक मशीन ऑपरेटर थे, उनके साथ मुझे हेल्पर रखा गया। फिर हेल्पर का काम किया वहां पर मैनकाइंड में, दवाइयां वहां एम्पुल बनते थे। एक मशीन थी आरसी ऑटोक्लेव, शिलाई से आपके एक जो ऑपरेटर थे दिनेश, मुझे आज भी नाम उनका याद है, उनके साथ मैं हेल्पर था। और उन्होंने कहा कि क्या पढ़ाई की है, मैंने कहा कि मैंने बीए की है। उन्होंने कहा कि यहाँ फिर क्या कर रहे हो आप, यहाँ तो सब 10वीं 8वीं वाले हैं,
मैंने कहा चलिए अब करना पड़ेगा, क्या करें। तो करता रहा। फिर उस दौरान मेरे जो बड़े भाई है उनका पुलिस में सिलेक्शन हुआ। तो जो है बड़े भाई ने फिर उसके बाद कहा कि तुम्हारी इच्छा है जाइए पत्रकारिता में, अगर इच्छा है तो पत्रकारिता कीजिए, मैं खर्चा दे दूंगा। तो मैं फिर देहरादून गया, मेरे कई अगल बगल के मित्र थे जो देहरादून में पढ़ते थे, फिर ग्राफिक एरा कॉलेज में हम गए। वहां पता किया फीस का, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए एक साल की फीस है। तो बहुत ज्यादा थी। फिर उसके बाद एक दो कॉलेज में और पता किया तो कहीं पर 60,000 रुपए सेमेस्टर के, कहीं 1 लाख रुपए। तो मेरे भाई ने उस समय भी कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम पत्रकारिता करो, मैं जैसे कैसे कर लूंगा, और एजुकेशन लोन मिलता है वो मिलता है। मुझे लगा कि नहीं, इतना खर्चा करने के बाद अगर मुझे करना पड़ा तो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए फिर तैयारी कीजिए। मेरे कई मित्र उस समय शिमला चले गए। शिमला गए तो शिमला से याद आता था, मैं दोस्तों को फोन करता था, वो कहते थे कि शिमला में ठंड बहुत होती है, हम एक कंबल रजाई लेते हैं, नहाते भी हफ्ते में है, इतनी ठंड होती है और ठंड से मुझे बहुत दिक्कत है। मैंने कहा शिमला नहीं जाऊंगा फिर। तो घर वालों ने कहा कि एक काम करो, तुम तैयारी करने चले जाओ। ये जो तैयारी करने का सिलसिला है, इससे एक बात ये भी निकलती है कि जिसमें हमारी इच्छा नहीं रहती है, घर वाले कहते हैं, घर वाले प्रेशर डालते हैं कि जाइए नहीं तैयारी करो, और इच्छा ना हो तो इससे भी बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है। घर वालों ने कहा देहरादून चले जाओ, फिर वहां पर कोचिंग लगाइए। मैथ मेरा बहुत कमजोर था, गुणा भाग घटाओ के अलावा मुझे ज्यादा मैथ नहीं आता था। तो फिर उन्होंने देहरादून भेज दिया, फीस भी जमा करवा दी, एक साल की कोचिंग, बैंकिंग की कोचिंग करवाने के लिए भेज दिया। हम्म। तो बैंकिंग की जब कोचिंग करने में क्लास लगाने जाता था तो वहां पर तो ग्राफिक एरा क्लेमेंट टाउन में मैं रहता था। तो वहां पर ये माहौल था जय भाई की, जब कोचिंग में हम जाएंगे वहां पर तो वहां तमाम लोग अंग्रेजी मीडियम वाले होते थे। मुझे लगता था एक मैं हिंदी मीडियम का था। तो वहां पर तो इजिकल टू से लेकर तमाम जो सूत्र होते हैं वो अंग्रेजी में बताते रहे, मेरे सब सर के ऊपर से चला जाता था। तो बिल्कुल। 2-4 दिन में गया, 7-8 दिन गया, तो जो वहां पर पढ़ाने वाले थे, सर थे, तो उन शक्ल देख के उन्होंने जजमेंट कर लिया कि इसके दिमाग में कुछ नहीं पड़ रहा है। तो उसने कहा कि आपको समझ आता है, आ रहा है? मैंने कहा देखिए समझ नहीं आ रहा है मुझे तो, हिंदी में आता है और ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, बेसिक सीखिए, बाहर रिसेप्शन पे एक लड़की है, आप सुबह आइए, उनसे बेसिक सीखिए। फिर मैं 2-4 दिन बेसिक सीखने गया। फिर खुद शर्म आती थी कि वो 5वीं 8वीं का मैथ पढ़ा रहे हैं। तो मैंने फिर जाना ही छोड़ दिया, सिर्फ कमरे में बैठा रहता था, जाना छोड़ दिया। और अगल बगल में ग्राफिक एरा के अमीर घरों के बच्चे वहां रहते थे, उनके साथ क्रिकेट खेलना। और जब क्रिकेट खेलकर वापस आना, तो मुझे आदत थी पत्रकारिता का, जो मैंने शुरुआत में आपसे जिक्र किया, तो आदत थी, तो मैं वहां पर भी बैट उठाकर बोलना शुरू करता था। एक मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के तौर पर कहता था कि आप मैन ऑफ द मैच ये रहे, और ऐसा खेला वैसा खेला। तो वो लोग भी कहते थे कि यार तुम बहुत अच्छा पत्रकारिता कर सकते हो, यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा अब क्या किया जाए यार, बहुत परेशान उस वक्त था। तो एक दिन मुझे आज भी याद है, देहरादून में जब हम रहते थे, रात का वक्त था, 10 बजे के करीब, और अगले उस समय मार्च का वो शायद महीना था, 10वीं और 12वीं बोर्ड क्लासेस के एग्जाम चल रहे थे। तो अचानक से लाइट जाती है वहां पर, पूरे देहरादून में लाइट चली जाती है। तो फिर मैं अपने एक दोस्त से कहता हूँ, उसके पास HTC का शायद फोन था, बढ़िया फोन था, हल्द्वानी के वो रहने वाला था, मेरे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, उमंग खड़का उनका नाम था। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, मेरी वीडियो बनाइए और इसे इंटरनेट पर डाल दीजिए। उसने कहा क्या कहोगे? मैंने कहा तुम बनाना शुरू करो। तो हम्म। अंधेरे में ही वीडियो बनाई, जो फ्लैश मोबाइल की जली उसी में वीडियो बनाई। मैंने कहा कि ये देखिए हालात राजधानी देहरादून के, जब देहरादून के ये हालात है, मार्च के महीने में बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, लाइट जा रही है, तो फिर आप यकीन मानिए कि बाकी प्रदेश में क्या हालात होंगे। इस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाई। तो जितने भी वहां हॉस्टल में, पीजी में बच्चे रहते थे, स्टूडेंट्स थे, वो सब लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें लगा कि कोई पत्रकार यहाँ आया है। तो उन्होंने फिर कहा कि आप पत्रकारिता आपको करनी चाहिए। उन लोगों ने कहा, उन तमाम लोगों ने, मेरा भी खुद मन किया, कुछ आप जैसे यार दोस्त थे, उन्होंने कहा कि घर वालों से आपको बात करनी चाहिए। मैंने कहा घर वाले तो फिर बहुत डांटेंगे कि आपको हमने हम्म। तैयारी करने भेजा, तुम अभी ये भी नहीं कर रहे हो, पैसे बर्बाद किए। और मैंने कहा चलिए अब क्या कर सकते हैं। तो मैं घर गया, घर वालों से कहा कि पत्रकारिता करनी है। तो उन्होंने कहा मैंने पहले ही कहा था, क्यों नहीं की? मैंने कहा मैं पता करता हूँ। डाक पत्थर में हमारे उस समय हिमाचल वालों को एडमिशन देते थे, तो वहां मेरे कई मित्र जाते थे गाँव से। मैंने कहा वहां पता करना जरा कितनी परसेंटेज पे एडमिशन मिलती है। तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है 55 पे मिलती है। पूछा किसी ने नहीं वहां पर।
तो मैं एक दिन देहरादून से भरी दोपहर में बस में बैठकर डाक पत्थर आया। डाक पत्थर से पुराने कॉलेज की दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। पैसे थे नहीं, तो फिर मैं वहां से पैदल भरी दोपहर में पुराने कॉलेज में चला गया। पुराने कॉलेज में गया तो अंदर गया तो देखा वहां 2-4 स्टूडेंट थे। तो एक स्टूडेंट को मैंने जाते ही कहा, मैंने कहा भाई साहब एडमिशन लेनी थी पत्रकारिता में, मिलेगी यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि मैडम से पूछिए। मैडम के पास गया, मैंने कहा एडमिशन लेनी है। उन्होंने मेरी हालात देखी, गर्मी का मौसम, की कहाँ से आए हो? मैंने कहा हिमाचल से। कहिए अंदर आ जाइए। अंदर गया तो उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ तो एडमिशन नहीं होती है, और एडमिशन लेते हैं तो छात्र संघ का जिन्होंने चुनाव लड़ना है नाम मात्र के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए वो एडमिशन ले लेते हैं। मैंने कहा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मुझे पत्रकार बनना है और एडमिशन लेनी है। फिर वहां पर गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 20 सीटें यहाँ रहती है, 2 लोग आए हैं, आप एडमिशन आपकी हो जाएगी। तो जय भाई, मैं इतना खुश हुआ कि डाक पत्थर का जो पुल है, मुझे नहीं मालूम कि कितने समय में मैंने तय किया, और जाते जाते आप यकीन करेंगे कि जब मैं पुल से जा रहा था तो मैं समाचार पढ़ते हुए जा रहा था। इतनी खुशी हुई कि एडमिशन होगा। घर में बताया, फिर घर वालों ने कहा ठीक है। फिर एडमिशन वहां लिया, 1 साल का वो डिप्लोमा वहां करवाते थे, पीजी डिप्लोमा। फिर एडमिशन लिया तो मैडम जो वहां पर थी वो बड़ी खुश हुई, क्योंकि मैं रोज क्लास लगाने जाता था, मेरी तो इच्छा थी, मेरा तो इंटरेस्ट था। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जो एक कॉलम होता है अखबार में, संपादकीय पन्ना, उसमें आम जनता कुछ भी लिखकर अब टॉपिक भेज सकती है, तो वो संपादकीय पन्ने में इतना सा जगह बनाकर आपका छपता है। और छपता तब है अगर आपका अच्छा वो लिखा हुआ होगा, क्योंकि पूरे उत्तराखंड से लोग भेजते हैं। तो आपने किसी भी टॉपिक पर भेजना है, और आज नहीं तो कल, 1 महीने में आपका वो छप जाएगा। तो उस समय ये चर्चा चल रही थी कि प्रधान जो होते हैं, उनके जो चुनाव होते हैं, प्रधानों की सीमा होनी चाहिए पढ़ाई की, कुछ 12वीं पास होना चाहिए या 10वीं पास। तो मैंने उस पर लिखा और वो डाक के उस डब्बे में डाला पोस्ट ऑफिस में। और अगले दिन मैं हैरान हुआ कि मेरा जो पहले ही दिन मैंने लिखा था वो छप कर आया। तो जो हमारी मैडम थी वो इतनी खुश हुई, उन्होंने कहा कि आज तक मुझे पढ़ाते हुआ यहाँ इतने साल हो गए, जिस किसी ने भी लिखकर भेजा उसका 10वीं बार या फिर 8वीं बार जब वो भेजा तब जाकर छपा, आपका पहली बार छपा है, बहुत अच्छी बात है। फिर डिप्लोमा हुआ, मैडम ने कहा कि आप एंट्रांस दीजिए, एमए कीजिए पत्रकारिता के विषय से। तो मैंने फिर पत्रकारिता के विषय से जेएनयू और कई अन्य संस्थानों का जो एंट्रांस है वो दिया, तो मेरा नंबर उत्तराखंड के एचएनबी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पड़ा। तो वहां गया, 2 साल एमए की, और एमए करने के बाद फिर तुरंत ईटीवी भारत से प्लेसमेंट के लिए वहां कुछ लोग आते हैं, टेस्ट लेते हैं, रिटर्न खबरें लिखवाते हैं और इंटरव्यू लेते हैं, और फिर वहां सिलेक्शन होता है और मैं तुरंत फिर हैदराबाद चला जाता हूँ। और हैदराबाद में तकरीबन 3 साल ईटीवी भारत में गया, फिर वहां से जो है फिर शुरुआत आगे हुई। चलिए, ये आपने पूरी जानकारी आपने देखी भाई, आपकी पत्रकारिता की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, आपने कैसे पत्रकारिता की। यहाँ पर एक कमेंट आया था, बड़ा अच्छा कमेंट था, मैं कमेंट बीच में लूंगा नहीं, लूंगा कमेंट आप लोगों के बाद में लूंगा। और अभी जब 9:30 पे मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। अब जब आप हमारे पार्ट प्राइम के माध्यम से हमारे साथ आप जुड़े हैं, तो यहाँ टेक्निकल, मैं भी पार्ट प्राइम को देख रहा हूँ, वहाँ लाइव शो नहीं हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ ओनली मेरी ऑडियंस ही मुझे देख पा रही है, जितनी मैं आपको भी पार्ट प्राइम वाली ऑडियंस जो है उससे नहीं जुड़ पा रही है। और अगर आप शायद अपनी आईडी से जुड़ पाते तो वो दोनों जो है कंबाइंड होके हमें देख पाते, लेकिन फिर भी यहाँ जितने भी लोग हैं, पहले तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आप शेयर जरूर कीजिएगा। अब एक कमेंट आया था कि भाई मैं जो हूँ टीवी बंद कर दिया है, आज 2 एंकर आमने सामने, मैं आज इनको सुनूंगा। चलिए, सबसे बड़े एंकर तो हमारे सामने जयप्रकाश तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने तमाम सारी जानकारी की इनकी शुरुआत पत्रकारिता में कहां से कैसे हुई, कहां से कहां तक पहुंचे हैं, ये आप सब जानते हैं, आपने सुना, इनके जानते नहीं थे लेकिन सुना, अब इन्होंने बता दिया। और बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, ये मैं ठीक 9:30 में 10 मिनट बाद आप लोगों के सब कमेंट पढ़ूंगा, आप भरपूर कमेंट कीजिए। और अब सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक पत्रकार है, पेशे से प्रोफेशनल है, आप अपना चैनल चलाते हैं पहाड़ प्राइम, यूट्यूब में 1.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर, साथ में 1 लाख के करीब आपके फेसबुक के माध्यम से लोग आपसे जुड़े हैं, और आप रोज तमाम खबरों के ऊपर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं, लोगों तक वो सारी तमाम चीजें आप पहुंचाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अब मैं, आपने डिग्री के विषय में बताया कि भाई मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे स्ट्रगल करके मैंने पत्रकारिता किया, और ये आपने ये शुरुआत भी बता दी कि मैं कहाँ से कैसे मेरी शुरुआत हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है, कई बार मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पेज से, आपके पर्सनल पेज से भी देखा है कि झोला छाप पत्रकार,
ये झोला छाप पत्रकार कौन है, क्या करते हैं ये झोला छाप पत्रकार, कैसे है, इनको आप किस नजर से देखते हैं झोला छाप पत्रकार के ऊपर, ये बड़ा सवाल मेरा आपसे है। क्योंकि वाकई में मैंने अक्सर आपके आईडी से, सोशल मीडिया के अकाउंट से देखा है। और तमाम लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पहाड़ प्राइम की ऑडियंस यहाँ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप लोग अगर अधिक शेयर करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। बहुत बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं हम, कोई छोटा मुद्दा नहीं है, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आप लोगों तक खबरें पहुंचती है। जयप्रकाश तोमर जी विस्तार से बताएंगे। झोला छाप पत्रकार के ऊपर मैंने इनसे सवाल पूछा है, तो जयप्रकाश तोमर जी, क्या है आपकी नजर में झोला छाप पत्रकार? देखिए जय भाई, पहली बात तो ये जो मेरे दर्शक नहीं जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको डाउनलोड करके हम इंटरव्यू के माध्यम से मैं अपलोड करूंगा अपने दर्शकों के लिए। दूसरी जी जी। बात, आपने झोला छाप का जिक्र किया। देखिए मैं एक उदाहरण दूंगा जय भाई कि आज की तारीख में हम देखते हैं कि हर गांव में एक डॉक्टर जरूर है, हर गांव हम्म। में एक डॉक्टर है। डॉक्टर, देखिए सबसे पहले डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, एमबीबीएस है या कई और चीजें हैं। तो वो जब पढ़ाई करता है डॉक्टरी की कोई व्यक्ति, और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो दो काम उसके पास है, या तो वो किसी डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर बनता है, या फिर अपना क्लिनिक हम्म। खोलकर लोगों का इलाज करता है। दो बिल्कुल। चीजें हैं। इसके अलावा कुछ और डॉक्टर है जिनके पास ना डिग्री है ना उन्होंने कोई पढ़ाई की है, उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया है अपनी दुकान खोलकर, वो भी जो है लोगों का इलाज करते हैं। तो जब तक आपका सरदर्द है, आपको वो डिस्प्रिन या फिर पैरासीटामोल दे रहा है, तब तक ठीक है। जब आपकी बीमारी बिगड़ जाएगी तो आपको कहेगा कि अब हमारे बश में नहीं है, जबकि वो उस समय भी नहीं कहेगा, चाहे कितनी भयानक बीमारी हो जाए, वो अपना खुराक देता रहेगा। और जब हम्म। देता रहेगा तो जिस तरीके से आज की तारीख में ये झोला छाप डॉक्टर समाज और सेहत के लिए हानिकारक है, इसी तरीके से जो बिना डिग्री और बिना पढ़े लिखे पत्रकार है, ये भी समाज के लिए हानिकारक है। दूसरा, मेडिकल स्टोर जिन लोगों ने खोले हैं, मेडिकल स्टोर जिन लोगों ने खोले हैं, भले ही उन्होंने एमबीबीएस नहीं की है, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर नहीं कहते हैं। जिन लोगों ने 10वीं पास, 12वीं पास या फिर मेडिकल में काम करने के बाद खुद को डॉक्टर लिखते हैं और काम करते हैं, उनसे हमें दिक्कत है। मेडिकल चला रहे हैं, कोई बात नहीं, खुद को डॉक्टर तो नहीं कह रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं। उसी तरीके से आपकी आजादी है, जो है आपको स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आप खुद को पत्रकार नहीं कह सकते। हम्म। आप, जय भाई, आज की तारीख में सबसे आसान है, आपका कोई मित्र है वो बेरोजगार है, उसे कहिए 3,000 रुपए मुझे दें, मैं आपको एक वेबसाइट बनाकर दूंगा और कल से आप भी पत्रकार हो जाएंगे। तो क्या ये वाकई में पत्रकारिता वो कर पाएगा? पत्रकारिता जब हम करते हैं तो हर सेमेस्टर में तकरीबन 10 इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है, एग्जाम होते हैं, तो उन किताबों में ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो पत्रकारिता का प ख ग वो पढ़ाते होंगे। तो जब आपने बिल्कुल। वो नहीं पढ़ा, तो फिर आप क्या लिखेंगे? क्या किसी को संदेश देंगे? क्या खबरों के माध्यम से आपका किसी पर असर पड़ेगा? पहली बात यह है कि आपको व्याकरण की जानकारी नहीं है, आपको मैं और में फर्क पता नहीं है, और में पता नहीं है। तो आप अगर लिखेंगे कि राजधानी शिमला में दुर्घटना हुई, तो वहां पर आप मैं दो बिंदियां मार देंगे और दो मात्राएं लगा देंगे और उसका मैं कर देंगे, मैं इन द सेंस कि माई सेल्फ, मैं खुद के लिए कह रहा हूं। तो जो हम्म। लोग जिनको पता नहीं है कि कौन पत्रकार है, वो जब आपकी खबर पढ़ेंगे, स्टूडेंट आपकी खबर पढ़ेंगे, बच्चे आपकी खबर पढ़ेंगे, अभिभावक आपकी खबर पढ़ेंगे, तो व्याकरण की जानकारी उन्हें खुद भी नहीं होगी, तो वो क्या सीखेंगे उन पत्रकारों से? इसलिए मैं कहता हूं कि ये घातक है। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े लिखे जिन्होंने पत्रकारिता नहीं की वो पत्रकार आज की तारीख में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपने पांवटा साहिब का इस जिक्र करूंगा, नाम नहीं किसी का लूंगा, लेकिन वहां पर भी 60-70 पत्रकार हो गए हैं। उनमें से 4-5 पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री नहीं ली है, लेकिन बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं। दूसरा ये है कि हम्म। नेताओं को तो सिर्फ अपनी खबर दिखनी चाहिए, उनको व्याकरण से कुछ लेना देना नहीं, उनको पत्रकारिता की डिग्री से कुछ लेना देना नहीं, उनको उच्चारण से कुछ लेना देना नहीं। उनको सिर्फ क्या चाहिए कि आज पौधारोपण किया तो उन्होंने लिखकर खबर तमाम पत्रकारों को भेज दी, और उन पत्रकारों ने उस खबर को जैसे का तैसे पेस्ट कर दिया, और फिर उस नेता ने उस स्क्रीनशॉट को लेकर अपना स्टेटस डाल दिया, वो खुश हो गया। लेकिन पत्रकारिता का जो चीरहरण हुआ, उसका जवाब कोई नहीं देगा, तो दुखद लगता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि या तो फिर सरकार ये करे कि पत्रकारिता की पढ़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटी से हटा दें,
और फिर जिस किसी का भी मन है वो अपनी वेबसाइट बनाए, फेसबुक पर पेज बनाए, मोबाइल उठाएं और शुरू हो जाएं। तो कमेंट्स भी आ रहे हैं, और मैंने जैसे आप लोगों को कहा है कि भाई हम ठीक 9:30 में 9:30 पर आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। अभी हम जयप्रकाश तोमर से तमाम सवाल जान रहे हैं, लेकिन आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो तो अभी हमारे साथ इस लाइव सेशन के माध्यम से, इस लाइव प्रसारण के माध्यम से नए जुड़े हैं, उनको तो मैं प्यार भरा नमस्कार भी करता हूँ। साथ में ये कह रहा हूँ कि आप शेयर कर दीजिए। अब जब शेयर करेंगे तो ताजा जानकारी, पत्रकारिता का बहुत बड़ा नाम जयप्रकाश तोमर जी हमारे इस लाइव सेशन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, और तमाम जानकारी आपको देंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनका क्या महत्व है आपके जीवन में। अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 9:30 बने रहिए। जितने भी आप लोगों ने कमेंट किए सबके कमेंट पढ़ूंगा, और जयप्रकाश तोमर जी अगर वो बहुत जेन्युइन कमेंट है उनका जवाब जरूर देंगे आप लोगों बिल्कुल, का। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जय भाई कि जेन्युइन है या नहीं है, बस अमर्यादित भाषा ना हो। आप तमाम कमेंट पढ़िए, उन पे बातचीत करेंगे। अच्छा, हिमांशु ठाकुर जी का आया था, और कमेंट की छात्र संगठन कौन सा चुना था आपने? जयप्रकाश जी आपके लिए कमेंट आया था, और आपने बता भी दिया था शायद ये, क्योंकि उसके लिए बहुत अनिवार्य था कि अगर आपने पत्रकारिता की दुनिया में जाना है तो आपको किसी छात्र संगठन से आपको जुड़ना पड़ेगा, नहीं, यानी अगला कमेंट फिर भी आया इस है पे जय हो करके। हिमांशु ठाकुर को इस पे जवाब देना चाहिए, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। देखिए, मैं जब जो पांवटा साहिब में था, तो मैं सबसे पहले तो उस समय हिल्स छात्र संगठन था, तो उसमें भी रहा कुछ समय के लिए। फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने सीआर का चुनाव लड़ा, वो मैं जीता। हम्म, फिर उसके बाद जब मैं हम्म, डाक पत्थर गया, तो वहां पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग थे, उनको मालूम चला कि पांवटा साहिब में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था और वहां चुनाव लड़ चुका हूं, तो वो भी मेरे पास आए। लेकिन हिमांशु भाई, मेरा हमेशा से मानना है कि कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी जो है गलत नहीं होती है, गलत होते हैं उसमें लोग। तो जो डाक पत्थर हम्म, उस समय में था, तो जो वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे, उनके साथ मेरी उस तरीके की नहीं बन पाई। तो मुझे लगा कि सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम पर, और यहाँ पर जो लोग हैं, जो उनके नेता है, उनके साथ मेरा जो है ठीक नहीं है संबंध, तो फिर क्यों मैं इसी छात्र संगठन को चुनूं। फिर वहां पर एक आर्यन छात्र संगठन है, वहां पर मैं जुड़ा, और वहां से मैंने कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। लेकिन एबीवीपी की जो एक कैंडिडेट थी, काजल थापा, आज की तारीख में वो प्रांत अध्यक्ष है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। ठाकुर हिमांशु जी, वो आप जानते भी होंगे उन्हें, क्योंकि बहुत बड़े पद पर है काजल थापा। उनसे मैं चुनाव हार गया था हम्म। 113 वोटों से। चलिए, ये हिमांशु ठाकुर जी का सवाल यहाँ पे साथ साथ क्लियर होगा। एक और कमेंट आया, जय हो पांवटा साहिब। पांवटा साहब के पत्रकार बीजेपी के पिट्ठू है। इस पत्रकार ने पूरे बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप का इंटरव्यू लिया, और उसमें कहा आपका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है। उसमें इनको फटकार मिली। पत्रकारिता का स्तर आजकल शून्य हो गया है, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, और जो पैसे देते हैं कि इनको उनके न्यूज लगा दो। ये इन्होंने कमेंट किया है। ठीक, बढ़िया कमेंट किया इन्होंने जय भाई। देखिए क्या नाम है इनका। ये जय हो करके कोई आईडी है, अभी तक ठीक है, नाम उजागर नहीं है, ना इनकी कोई तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से ठीक हमें है। मिल पाई है। जय हो, जय हो, जय हो। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा छात्र संगठन भी है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, हर बार उनके कैंडिडेट जीतते हैं। खैर, सवाल था सुरेश कश्यप से उठा था। हम्म, देखिए, मेरा हमेशा से जय भाई या फिर जय हो, तीनों नाम जय जय आगे, जय प्रकाश, जय हो और जय जय ठाकुर। तो देखिए, जय हो कि जो है कहानी कहाँ से शुरुआत होती है, कि मेरा हमेशा से रहा है कि सत्ता से सवाल करना। क्योंकि पत्रकारिता में हमें ये भी पढ़ाया जाता है, एक विषय में आपको बता दूं जो शायद आप लोगों को मालूम ना हो, कि जब भी देश में, जब भी लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर आपको दिखाई दे, तो पत्रकार को विपक्ष की भूमिका में आना पड़ेगा, और तभी वो लोकतंत्र मजबूत होगा। तो आज की तारीख में हो क्या रहा है बीते कुछ सालों से, कि हम सभी को पता है विपक्ष इस बार थोड़ा उभर कर सामने आया। उससे पहले दो टर्म में, दो पिछले चुनाव में विपक्ष कमजोर था। हम्म, तो होना कायदे से ये चाहिए था कि देश के पत्रकारों को विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए था, लेकिन देश के पत्रकार सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए। तो इसलिए मेरा हमेशा से शुरुआत रही है कि मैं सत्ता से सवाल करूं। सुरेश कश्यप से जब मैंने इंटरव्यू किया, सुरेश कश्यप से मैंने सवाल किया, मैंने उनसे कहा कि सुरेश कश्यप जी, आप बीजेपी के अध्यक्ष रहे, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए आपका कार्यकाल निराशाजनक रहा। वो मैंने क्यों कहा? वो इसलिए कहा
कि सुरेश कश्यप अपने बीजेपी अध्यक्ष के कार्यकाल में नगर निगम के चुनाव हार गए, विधानसभा के चुनाव हार गए, बाई इलेक्शन हारे, बाई इलेक्शन लोकसभा के हारे, एक भी चुनाव वो अपने बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए नहीं जीत पाए। तो मैंने कहा निराशाजनक रहा। तो कायदे से होना तो ये चाहिए था कि आप बताते कि निराशाजनक क्यों नहीं रहा, मैं बताता कि निराशाजनक क्यों रहा, लेकिन वो वहां पर जो है बिफर पड़े। फिर उन्होंने कहा कि कैसे पूछ सकते हैं, तो हमने कहा कि हम ऐसे पूछ सकते हैं, मैं गिनवाऊंगा आपको कि कैसे आपका कार्यकाल निराशाजनक रहा। तो फिर वो बहुत वायरल हुआ। फिर कांग्रेस के लोगों ने उसका फायदा उठाया। उन्होंने ये किया कि जो है शुरुआत से ये काट दिया, एडिट कर दिया कि बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए आपका कार्यकाल निराशाजनक रहा। उन्होंने कहां से शुरुआत की वीडियो की कि आपका कार्यकाल निराशाजनक रहा। लोगों के बीच क्या संदेश गया कि आप सांसद रहते हुए आपका कार्यकाल निराशाजनक गया। उस पर भी मैंने सफाई दी, मैंने वीडियो बनाया कि बड़ी पूरी वीडियो ये थी। और जय भाई उस वीडियो को, वो इंटरव्यू दोबारा रिकॉर्ड हुआ, मैंने और सुरेश कश्यप ने साथ में खाना खाया, वो वीडियो दोबारा रिकॉर्ड हुआ। उस वीडियो को मैंने अपने चैनल पे अपलोड नहीं किया। हुआ क्या कि एक दिन मैंने व्हाट्सएप पे उसे स्टेटस लगा दिया। जैसे ही स्टेटस लगाया, मुझे 5 मिनट भी हुए थे, मुझे लगा कि यार ये तो व्हाट्सएप पे कोई डाउनलोड ना कर दे, क्योंकि कई लोगों का मैसेज आए कि वीडियो भेजो, ये वीडियो भेजो। मैंने तुरंत डिलीट किया, लेकिन तब तक किसी ने वो डाउनलोड कर लिया था। और फिर वो इतना वायरल हुआ कि हिमाचल के कई मीडिया संस्थानों ने बिना मुझसे पूछे उसे अपने चैनल में अपलोड किया, और लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा। और जब देखा तो फिर वो वायरल हुआ। तो हमने कहा कि मैंने सफाई दी, मैंने कहा हमने अपने चैनल पर नहीं डाला, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कमेंट पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि लोगों जी के जी एक बार कमेंट जैसे कमेंट हो जाएंगे। जगपाल चौहान जी ने कमेंट किया कि बहुत खूब जेपी भाई, आपने पत्रकारिता का वह स्तर देखता हूं जिसकी पत्रकारिता में आज के परिप्रेक्ष्य में जो है सख्त जरूरत है। ईश्वर करे आप सिरमौर में पत्रकारिता के लिए एक उभरता चेहरा और जरूरतमंदों की आवाज बने। एमएलए ठाकुर कोई नाम है, आप तो भाई ग्रेट खली के घर भी जो है बहुत अच्छा लगा, आप आए थे। उजागर ठुंडू ने कमेंट किया कि वेरी गुड, ऐसे ही जो है हस्तियों को जो है हमेशा लाइव शो के माध्यम से हम देखते रहेंगे और लोगों को जो है ऐसी काफी काफी ज्ञान मिलता रहेगा। जय ने फिर एक और कमेंट किया है कि पत्रकार अच्छे हैं, आवाज अच्छी है, पर इनकी कमी ये है कि ये भी बड़े चैनल की वीडियो डाउनलोड कर वीडियो में अपना पहाड़ प्राइम का लोगो लगाकर चिपका देते हैं, ऐसा गलत है। आपके लिए भी कमेंट किया ठीक है। है। फिर होता क्या है कायदे से कि आज की तारीख में जैसे कोई बड़ी खबर है जो पूरे हिमाचल में वायरल हुई, मान के चलिए कि मनाली में लैंडस्लाइड हुआ। मनाली में लैंडस्लाइड हुआ, जाहिर है किसी एक शख्स ने वीडियो बनाया, और वो इतना बड़ा लैंडस्लाइड है कि पूरे देश में वायरल होने वाली खबर है। तो वो वीडियो वायरल होता हुआ, तैरता हुआ हमारे पास भी पहुंचेगा। तो हम उस खबर को वायरल वीडियो के आधार पर, लोगों तो अपना लगाएंगे ही, जब अपने चैनल पर चलाएंगे तो हमें चलाना पड़ेगा। दूसरा क्या रहता है कि कभी भी मेरे चैनल पर आपने देखा होगा कि किसी का एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव शब्द जो है, यानी कि एक्सक्लूसिव का शब्द का मतलब है कि वो वीडियो जो किसी एक ने रिकॉर्ड किया है, जो सिर्फ एक के पास है, जिसके लिए उसने मेहनत की है। जैसे मान के चलिए मैंने द ग्रेट खली का इंटरव्यू किया। द ग्रेट खली का जब मैंने इंटरव्यू किया, मैंने अपने चैनल पे लगाया। अगर कोई और उसी वीडियो को, जाहिर है वो मैंने इंटरव्यू किया, मेरे चैनल का वीडियो है, एक्सक्लूसिव है, उस वीडियो को अगर कोई अपने चैनल पर लगाता है तो वो गलत है। लेकिन अगर ये जो वायरल वीडियो आपने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बताई शिमला में, जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, या 4-5 चैनल वालों ने उनका वीडियो लिया, तो वो वीडियो कोई भी लगा सकता है। वो आप भी उठाकर लगा लीजिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो पब्लिक डोमेन है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पब्लिक डोमेन में है। वहां से कुछ ऐसा होता है, कुछ जानकारियां खुद पार्टी के लोग कुछ वीडियो शेयर करते हैं, और कई जगह पर बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं, तो वो पब्लिक डोमेन के वीडियो है। कुछ वीडियो जो एक्सक्लूसिव है वो हम कभी किसी के नहीं उठाते हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है। लेकिन फिर भी पूरे हिमाचल से, रुद्रप्रयाग से, केदारनाथ से मेरे मित्र है, वो मुझे खबरें भेजते हैं, और उस आधार पर हम खबरें लगाते हैं। अब एक और सवाल, धार्मिक स्थल हमने देखे हैं, अब मैं चूड़दार चला जाऊं और जेन्युइन सा सवाल है, या किसी ऐसे अन्य जो सरकार के अंदर जो मंदिर आते हैं वहां पर वीडियो बनाना, रील्स बनाना, फोटो खींचना, यानी अंदर जहां पर जो है बिल्कुल अंदर तक गहराई नहीं जा सकते, वहां से ना तो हम फोटो खींच सकते हैं ना वीडियो ले सकते हैं। एक न्यूज चैनल वाला या तमाम न्यूज चैनल हिमाचल के हम देखते हैं, ज्वाला जी से या धर्मशाला से, चूड़धार से, अभी दिन की बात करूं मैं, और देवभूमि करके कोई चैनल था,
वहां पर चूड़धार में बिल्कुल जो है मना है कि भाई आप यहाँ पर फोटो नहीं ले सकते, कैमरे आप अंदर फोन लाना मना है। जहां पर मंदिर में आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं, जहां पर आप दिया जलाते हैं, वहां पर मूर्तियां रखी हुई है भगवान की साक्षात। तो उन चीजों पर जो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि वहां पर आप ये चीज नहीं कर सकते, वीडियो नहीं बना सकते, फोटो नहीं बना सकते, लेकिन एक न्यूज चैनल वाला बिल्कुल वहां से लाइव रिपोर्ट देता है, सारी जानकारियां देता है। तो क्या ये गाइडलाइन है, कमेटी की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन है कि न्यूज चैनल वालों को अधिकार है और किसी आम व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि भाई आप वहां से फोटो वीडियो ऐसा कुछ आप डाल सके या खींच सके? जय भाई, सबसे पहले तो देवभूमि चैनल हो, दूरदर्शन चैनल हो, दूरदर्शन एक सरकारी है, एक किसी खुद ने बना दिया दूरदर्शन। देखिए गाइडलाइन क्या होगी, कायदे से सरकार की गाइडलाइन, प्रशासन की गाइडलाइन, डीसी की गाइडलाइन। गाइडलाइन ये होगी कि यहाँ पर कोई भी सरकारी न्यूज चैनल के अलावा कोई लाइव नहीं करेगा। सरकारी से मतलब है दूरदर्शन। दूरदर्शन के अलावा अगर कोई कर रहा है तो जय ठाकुर भी कर सकता है, पहाड़ प्राइम भी कर सकता है, जिसने अपने चैनल का नाम दूरदर्शन रखा है वो भी कर सकता है, तो सब कर सकते हैं। अगर डीडी न्यूज कर रहा है, डीडी नेशनल कर रहा है, दूरदर्शन का सरकारी चैनल सिर्फ कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा है, तब हम मानते हैं कि वो गाइडलाइन सिर्फ सरकारी के लिए है, सरकारी कर पाएगा सरकारी चैनल। लेकिन अगर देवभूमि चैनल है, देवभूमि भी ऐसा ही है जैसा पहाड़ प्राइम है, जैसा जय ठाकुर है। चैनल कोई मैंने शुरुआत में आपको कहा, मैं भी कोई सरकारी चैनल नहीं है, मेरा भी कोई न्यूज चैनल नहीं है, ये डिजिटल न्यूज चैनल है। चलाता इसको एक पत्रकारिता की डिग्री लिया हुआ व्यक्ति है। अब देवभूमि है, दूरदर्शन एक और चैनल भी है दूरदर्शन, जिसका नाम दूरदर्शन है। वो अगर कोई भी चला रहा है, जैसे आप चला लो, मैं चला लूं, तो फिर अगर आपको मना कर रहे हैं तो ये गलत है। प्रशासन को ये सवाल उठाना चाहिए उनके समक्ष कि जब ये देवभूमि कर पा रहा है तो जय ठाकुर और देवभूमि में क्या फर्क है। क्या उनके पास डिग्री है, क्या उनके पास रजिस्टर्ड चैनल है, या फिर जब जब ये छोटे मोटे चैनल, ये सोशल मीडिया के चैनल कर रहे हैं, तो कोई भी कर सकता है बनस्पत इसके कि डीडी के पास सिर्फ अथॉरिटी हो। लेकिन डीडी नहीं है, सिर्फ ये जो लोकल चैनल है, तो जाहिर सी बात है उनकी सेटिंग है वहां पर, उनके साथ, मंदिर कमेटी के साथ, और वो उन्हीं को अलाउड कर रहे हैं, हमें नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं चूड़दार जाऊंगा, मैं लाइव करूंगा, अगर वहां पर देवभूमि है या फिर किसी और नाम के चैनल है, तो हम कहेंगे कि हम तो इनसे ज्यादा, हम तो इनसे पढ़े लिखे पत्रकार है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सवाल उठना चाहिए, ये गलत है। चलिए, ये भी आपने क्लियर कर दिया, ये मेरा सवाल था। अब अगला एक और सवाल पूछ लेता हूँ। अभी पीछे अभी 2-3 दिन या 5 दिन पहले की बात कर लेते जी हैं। न्यूज चैनल पर और बहुत सारे न्यूज चैनल पर हमने देखा, जैसे वीडियो आपको मिल गई, शायद मैंने भेज दी और वहां पर मैंने रिकॉर्ड कर दिया, नेवले और सांप की लड़ाइयां चली है, और आपने भी उसमें अपना लोगो लगा दिया और आपने अपलोड कर दिया। और ऐसे तमाम कई चैनलों ने, कई फिर सोशल मीडिया के पेज आईडी के माध्यम से वो वीडियो अपलोड होती है। वीडियो 2 मिनट की है, 2 मिनट की वीडियो को 7 घंटे लूप पे चला जा रहा भाई साहब, बिल्कुल लूप पे। इसका क्या बेनिफिट है? जय भाई, ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए है। मैं किसी चैनल का नाम तो यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन करने को तो हम भी सांप नेवले की लड़ाई को लूप पे चला के, ओबीएस पे डाल के मैं 1 घंटे के लिए चला दूं। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि पत्रकारिता का जो मेरा सिद्धांत है, जो मैं पत्रकारिता का जुनून है, जो मेरे पत्रकारिता के कर्तव्य हैं, वो नहीं मानेंगे कि मैं सांप नेवले की लड़ाई 1 घंटे के लिए हिमाचल की जनता को दिखा रहा हूँ। खबर ये नहीं है, दरअसल हर एक घटना खबर नहीं होती है, हर एक घटना खबर नहीं होती है। किसी ने बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई हो रही है, सांप नेवले की लड़ाई रही है, कोई बहुत बड़ी दुर्लभ तस्वीरें नहीं है। सांप और नेवले की कभी नहीं बनी, उनकी लड़ाइयां होती ही होती है। तो अगर होती है तो न्यूज चैनल, आपका आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप हिमाचल में फेमस है, आपका इतना बड़ा चैनल है, हम जैसे छोटे पत्रकार सांप नेवले की लड़ाई दिखा दें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके हर विधानसभा क्षेत्र में पत्रकार हैं, डीसी आपको पहचानता है, नेताओं के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, तो फिर आप सांप नेवले की लड़ाई दिखा रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है। ये पत्रकारिता का मैंने शुरुआत में जिक्र किया, ये चीरहरण है, और इस पर लोगों को खुद समझना होगा कि सांप ने, पर शायद ये है कि लोग देखना पसंद कर रहे हैं सांप नेवले की, लेकिन देखना, मैं कमेंट देखता हूँ, उस सांप नेवले की वीडियो में 80% कमेंट ये थे कि क्या आपके पास कोई और खबर नहीं है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे व्यूज बटोरने का कोई मतलब नहीं है कि लोग देख तो रहे हैं लेकिन गालियां दे रहे हैं या फिर आपकी पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं।
तो ये बिल्कुल गलत है, और इस तरीके से हमने कभी ना तो किया, और ना उससे अच्छा हम किसी गांव के बुजुर्ग शख्स से बात कर लेंगे, पर सांप नेवले की लड़ाई नहीं दिखाएंगे। दूसरा कंटेंट आपने जिक्र किया, वो ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसर का कंटेंट है। उस पे वो लोगों की अपनी इच्छा है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। जो आपने दिखाना है, डांस करना है, नाटी करनी है, जो दिखाना है वो दिखाइए। वायरल करने की दृष्टि से यह है कि आज की तारीख में यूनिक कंटेंट उसे हम कहते हैं, जिसने यूनिक चीजें दिखानी है। यूनिक इन द सेंस कि पहाड़ की लड़की अगर कोई महिला ब्लॉग बना रही है, तो उसे कायदे से ये दिखाना चाहिए कि पहाड़ की जो दिनचर्या है, पहाड़ का रहन सहन है, पहाड़ का खान पान है, संस्कृति है, वो अगर दिखाएंगे तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि ये चाउमीन खा लिया, मार्केट चले गए, ये लोगों ने देखा है। अब आपसे एक और सवाल पूछ देता हूँ कि आपने कौन कौन से आपने संस्थानों में आपने काम किया, और कौन से संस्थान जो आपके लिए बेहतर रहे, जहां आपको लगा कि यहाँ मजा आया मुझे काम करके। और फिर मैं सीधा आपके साथ ये जानना चाहूंगा कि फिर आप पहाड़ प्राइम की तरफ आए, ऐसा क्यों कि आपने फिर उसके बाद पहाड़ प्राइम आपने शुरू करना चाहा, जबकि आप अच्छे अच्छे संस्थानों में थे। आपको अच्छा वहां पर आप कहीं पर आप एंकर एज एंकर, कहीं आप एज ए प्रोड्यूसर भी रहे आप, तो बहुत सारे पद पर आप रहे हैं। उसके बाद भी आप पहाड़ प्राइम पर आए, और कौन कौन से ऐसे संस्थान थे जहां आपको अच्छा मौका मिला, काम मिला और आपको बहुत अच्छा लगा। देखिए जय भाई, मैंने देहरादून में दैनिक जागरण में काम किया, तहलका न्यूज चैनल था, वहां पर मैंने काम किया। ईटीवी भारत में सबसे ज्यादा समय बिताया, 3 साल वहां लगाए। बहुत बेहतरीन वहां पर मैंने काम सीखा, प्रोफेशनल एंकरिंग वहां पर सीखी। फिर उसके बाद मैं हिमाचल, अभी अभी कांगड़ा में एक चैनल है, वहां पर मैंने काम किया। फिर जो है वो किसी पार्टी विशेष का उस पे ज्यादा फोकस था, तो फिर वो मजा उसमें ज्यादा नहीं आ रहा था। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि क्यों ना अपना कुछ शुरू किया जाए। उस समय लोग अपने इस पे काम कर रहे थे, मेरे कई मित्र यूपी बिहार में थे, वो भी अपना चैनल चला रहे थे। तो बहुत समय मैंने सोचा, मैंने देखा कि क्या नेशनल लेवल पर शुरू करें या फिर स्टेट लेवल पर शुरू करें। फिर मैंने एक चीज हमेशा देखी थी, ऑब्जर्व की थी, कि नेशनल मीडिया में हिमाचल की खबरें बहुत कम जगह बनाती है। क्या खबर बनेगी? अगर कहीं लैंडस्लाइड हो गया भयानक वाला, वो वीडियो नेशनल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। एक्सीडेंट कहीं बहुत तगड़ा हुआ, 2-3 लोग मरे, वो खबर नहीं दिखाएंगे नेशनल मीडिया वाले। चाहे सुपर फास्ट 200 बुलेटिन चल रहा हो, 2-3 लोग अगर मर गए, तो वो खबर वहां पर भी जगह नहीं बनाएगी। लेकिन अगर 10 से ज्यादा लोग, 20 से ज्यादा लोग मरे, तो वो खबर जरूर जगह बना लेगी। तो नेशनल मीडिया में हिमाचल की खबरें कम जगह बना पाती थी, जबकि कायदे से होना तो ये चाहिए था कि पहाड़ों में कितनी लोगों की समस्याएं होती है, वो नहीं दिखाया जाता था। शिलाई में बहुत भयंकर लैंडस्लाइड हुआ बीते 2-3 साल पहले, जब एक पूरा पहाड़ खिसक गया था। नेशनल मीडिया के दिल्ली से जमावड़ा पत्रकारों का वहां पर लगा। उन्होंने 1-2 दिन तक पूरा उसको कवर किया, दिखाया कि ये गिरा, सनसनी फैलाई, उस वीडियो को लूप पर चलाकर बहुत बुरी तरीके से उसको दिखाया। लेकिन वापस चले गए। जब वापस चले गए तो शिलाई के लोगों को जब मुसीबत हुई उस सड़क के बंद होने से, तो वो कहीं चैनल में आपको नहीं दिखा। तो आप आए क्यों थे? आप आए थे कि जो सिर्फ आपने वीडियो दिखाना था कि पहाड़ गिरा, वो दिखा दिया। उसके बाद कोई जिक्र नहीं किसी भी इस पे कि वहां लोगों को समस्याएं हो रही है। इसी तरीके से हिमाचल में लोगों को बहुत समस्याएं होती है। उन समस्याओं को अगर नेशनल मीडिया उठाए तो जल्दी उसका समाधान हो जाता है, लेकिन नहीं उठाया जाता। फिर हमें लगा कि अपना शुरू किया जाए। बहुत जो है सोच विचार करने के बाद नाम मैंने सोचा कि पहाड़ प्राइम में इसका नाम रखूंगा। क्योंकि नाम भी आज की तारीख में, किसी का नाम जेपी है तो उसने रख दिया जेपी न्यूज, किसी का नाम जो है अक्षय है, उसने अक्षय न्यूज रख दिया, किसी ने दूरदर्शन का ही नाम रख दिया। तो जो है मीडिया में एक टाइम होता है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम होता है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, या 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, रात का समय, जब लोग नौकरी से, पेशे से अपने घर आते हैं और टेलीविजन देखते हैं, उसको कहते हैं प्राइम टाइम। तो मेरा ये मानना था कि क्यों ना प्राइम टाइम पर हिमाचल के खबरों को भी जगह मिले। हिमाचल का कोई अपना चैनल नहीं है तो मर्ज किए हुए चैनल है, हिमाचल उत्तराखंड, हिमाचल हरियाणा, हिमाचल पंजाब। उसमें भी हिमाचल की बहुत कम खबरें दिखती है, हाँ सोशल मीडिया पेज पर दिख जाती है। तो फिर पहाड़ की खबरों का मंच पहाड़ प्राइम के जरिए हमें लगा कि बनाना चाहिए। उस समय मेरी गर्लफ्रेंड और इस वक्त वर्तमान में पत्नी, उन्होंने इस पर काम किया, और 1 महीने तक इस पे काम किया। फिर जो है इतना अच्छा काम किया कि उसको मोनेटाइज कर दिया यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी अच्छा काम किया। और जब वो मोनेटाइज हो गया तो फिर मुझे लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। वो अपनी नौकरी में चली गई,
और फिर 2021 से लेकर अब तक लगातार इस पर मैं काम कर रहा हूं, लेकिन इतनी धीमी गति से चल रहा हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर धीमी गति से जाऊंगा, चाहे 10 साल लग जाए। अपना स्टूडियो नहीं है, अपना ऑफिस नहीं है, अपना कैमरा नहीं है। हैरानी आप मानेंगे कि मोबाइल से मैं एडिटिंग करता हूं। लैपटॉप मेरे पास है, लेकिन लैपटॉप जगह जगह नहीं ले जा सकते हैं, तो मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ, मोबाइल से ही अपलोडिंग करता हूँ, मोबाइल से ही ज्यादा काम करता हूँ। ये बाजू भी दुख जाती है कभी, दिन भर खबरें लगाते लगाते कंधे दुख जाते हैं खबरें लगाते लगाते। और नेताओं के आगे गिड़गिड़ाने से, नेताओं की पूंछ पकड़ने से अच्छा मैं सोचता हूँ कि फेसबुक और यूट्यूब से थोड़ा बहुत खर्चे लायक रेवेन्यू आ जाता है, तो इसी से ईमानदारी से काम करता रहूंगा। मजा आ रहा है। बड़ी बात यह है कि अगर मैं किसी बड़े चैनल में भी होता तो वहां पर भी एंकरिंग करता, तो आज की तारीख में 5-6 न्यूज एंकरों को पूरे देश में उसके अलावा कोई नहीं पहचानता। 4-5 एंकर है जो मेन एंकर है, उनको पहचानते हैं, बाकी कोई नहीं पहचानता। जब मैंने अपना शुरू किया तो कम से कम अब मुझे ये लगा कि हिमाचल को कवर करूंगा, लेकिन अब संसाधन कम है, तो अब आने वाले समय में ये लगता है कि छोड़िए हिमाचल, कम से कम हमारा सिरमौर जो अभी बहुत पीछे है, उसी सिरमौर पर काम किया जाए, उसी सिरमौर की समस्याएं, रीति रिवाज, ये तमाम चीजें दिखाई जाए और खुद काम करते हुए मजा आए। पैसे भले कम मिले, खर्चा अपना चलता रहे, कमरे का किराया चला जाए, इंटरनेट हो जाए और अपना जो है भगवान स्वास्थ्य ठीक रखे, तो बहुत मजा आ रहा है और इसी तरीके से काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे से जुड़े, आपने अपना कीमती समय निकाला और आपने ये सारी चीजें, सारी जानकारी, तमाम चीजें आपने दी। गर्मी का माहौल है, दिल्ली में आप इस वक्त है, लेकिन फिर भी आपने कीमती समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, फिर जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। जी बहुत धन्यवाद।